हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। आज की यह क्लास किलों की सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने जानेंगे कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनाए जाते थे, इनका सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक महत्व भी देखेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है तथा उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ दुर्ग सबसे ज्यादा है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग व गढ़ हैं। हमें क्या समझ में आया कि राजस्थान से पहले भी दो राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक दुर्ग या गढ़ हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर क्या है? राजस्थान है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? महान होगा वो जो सबके मध्य बैठकर राज करेगा। तो महान से क्या है? महाराष्ट्र है। और मध्य से क्या है? मध्य प्रदेश है। और राज से क्या है? राजस्थान। तो दुर्गों के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। उससे पहले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। और राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग व गढ़ हैं। अब बात करते हैं कि क्यों बनाए जाते थे दुर्ग। राजाओं, सामंतों ने अपने निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रहण के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। धीरे धीरे दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को भी प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में अनेक दुर्ग बने जिनमें सभी विशेषताएं दिखाई देती थी। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए, उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषक फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सैनिक शैली की संज्ञा दी। इसका अर्थ क्या है कि बनाने वाले कारीगर कौन से थे? हिंदू थे। और जिस शैली में बनाए गए वो कैसी थी? मुगल शैली थे। तो इसको क्या कहा गया? इंडो सार्सैनिक शैली कहा गया। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू शक कहा जाता है क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित थे। महाराणा कुंभा किससे प्रभावित थे? मंडन से। और मंडन क्या करता था? वास्तुकला से संबंधित साहित्यों की रचना करता था। इसने अपने समय में कई ग्रंथ लिखे थे जो कि वास्तुकला से संबंधित थे, जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से याद रखने वाली बातें कौन सी है? पहली तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। और दूसरी बात, हिंदू कारीगर और शैली मुस्लिम हो तो इसे क्या बोलते हैं? इंडो सार्सैनिक शैली। मंडन कौन था? मंडन मेदपाट मेवाड़ का रहने वाला था। इसके पिता का नाम क्षेत्र था जो संभवतः गुजराती था। और कुंभा के शासन के पूर्व गुजरात से जाकर मेवाड़ में बस गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडन कहाँ का रहने वाला था? तो मेदपाट मेवाड़ का रहने वाला था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित थे। पहला प्रसाद मंडन, दूसरा रूपावतार मंडन, तीसरा रूप मंडन, चौथा ग्रह मंडन, पांचवा वास्तुकार मंडन। तो सबसे पहले प्रसाद मंडन की बात करते हैं। तो इसमें देवालय निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि देवालय निर्माण से संबंधित निर्देश किस ग्रंथ में दिए गए हैं? तो प्रसाद मंडन के अंदर। देवालय का अर्थ है देव प्लस आलय, यानी कि भगवान के रहने का स्थान। आलय का मतलब रहने का स्थान। तो मंदिर से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। दूसरा है रूपावतार मंडन, इसमें मूर्तियों के निर्माण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तीसरा है रूप मंडन, इसमें भी मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। चौथा है ग्रह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के ग्रह, कुआं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण से संबंधी सामग्री दी हुई है। पांचवा है वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। ठीक है, तो ये पांचों ग्रंथ याद रखना मंडन के। पहला है प्रसाद मंडन, दूसरा है रूपावतार, तीसरा है रूप मंडन, चौथा है ग्रह मंडन और पांचवा है वास्तुकार मंडन। मंडन के ही निर्देशन में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया।
तो क्वेश्चन आता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके निर्देशन में किया गया? तो मंडन के निर्देशन में। तो ये बातें याद रखना। शुक्र नीति के अनुसार राज्य को यदि शरीर मान लिया जाता है तो दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, इनमें दुर्ग भी एक अंग है, यानी कि दुर्ग को इतना महत्व दिया जाता था। तो 7 अंग याद रखने का तरीका यह है कि सबसे पहले कोई राष्ट्र बनाना होगा, उसके बाद वहां दुर्ग बनाना होगा। उस दुर्ग में कौन रहेगा? राजा रहेगा। राजा की मदद के लिए मंत्री रखने होंगे और सूचनाओं को लाने के लिए गुप्तचर रखने होंगे, और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको सजा देने के लिए सेना को रखना होगा, और इन सभी को पेमेंट कहाँ से होगी? कोर्ट से। तो ये 7 अंग याद रखना। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिनमें राजा, मंत्री, गुप्तचर, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के 7 अंग में से दुर्ग को एक अंग किसने बताया है? तो शुक्र नीति के अनुसार ऐसा कहा गया है भी दुर्ग भी राज्य का एक अंग है। अब देखते हैं कि दुर्गों के प्रकार कितने होते हैं। शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला है एरन दुर्ग। ये दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा है धानवन दुर्ग, यानी कि मरुस्थल में बना दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर रेत की ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं, जैसे कि जैसलमेर का सोनार किला, बीकानेर में नागौर के दुर्ग। तीसरा है औदक दुर्ग या जल दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए गागरोन, झालावाड़ का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और चौथा है गिरि दुर्ग। ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है तथा इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़। तो अभी ये दुर्गों के नाम याद मत रखना, ऐसे नाम याद नहीं होंगे। जब अपन दुर्ग करेंगे तो साथ के साथ याद करते जाएंगे कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ हमने दुर्गों के 4 प्रकार देखे, एरन दुर्ग, धानवन दुर्ग, औदक दुर्ग और चौथा गिरि दुर्ग। अब 5वां है सैन्य दुर्ग, जो व्यू रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो। ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सभी दुर्गों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो वो है सैन्य दुर्ग। छठा है सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हों। 7वां है वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका हुआ हो और कांटेदार वृक्ष हों, जैसे सिवाना दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। 8वां है पारिक दुर्ग, वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। 9वां है पारिद दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। दुर्गों के 9 प्रकार देखे हैं, जिसमें से 5वां दुर्ग सैन्य दुर्ग, छठा सहाय दुर्ग, 7वां वन दुर्ग, 8वां पारिक दुर्ग और 9वां पारिद दुर्ग। अब बात करते हैं यूनेस्को की। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान में से 8 जगहों को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है राजस्थान की 8 जगहों को, जिसमें से 6 दुर्ग शामिल हैं। तो आज उन्हीं के बारे में देखेंगे कि वो 6 दुर्ग कौन से हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनेस्को है क्या आखिर। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इसके 192 सदस्य देश हैं, 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसका कार्य शिक्षा, प्रगति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और संपूर्ण विश्व को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना है। इस संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
यूनेस्को की विरासत सूची में भारत देश के अनेक ऐतिहासिक इमारत और पार्कों को सम्मिलित किया गया है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ये यूनेस्को का सिंबल है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखना इसका पूरी फुल फॉर्म। अब देखते हैं विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसी भी जगह को उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या दूसरे महत्व की वजह से विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐतिहासिक भवन, शहर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ आदि शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति इनका चयन करती है। ये समिति यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) भारत में यूनेस्को की एक नोडल एजेंसी है। ASI इन जगहों का संरक्षण करती है। तो ASI क्या है? यूनेस्को की एक नोडल एजेंसी है जो कि भारत में काम करती है। किस पैमाने पर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलता है? तो पहला, सांस्कृतिक पैमाना। ये स्थल इंसान की रचनात्मक मेधा के मास्टरपीस होने चाहिए। मानवीय मूल्यों के आदान प्रदान, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, स्मारक कला, प्लानिंग, डिजाइन को दिखाते हों। किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता की सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हों, या मानव इतिहास के अहम पड़ाव के उदाहरण हो। दूसरा है प्राकृतिक पैमाना। ये जगह असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और परिघटना को दिखाती हों। पृथ्वी के इतिहास, जीवन के रिकॉर्ड, लैंडफॉर्म में बदलाव का उदाहरण हो। इकोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तटीय या समुद्री इकोसिस्टम, पेड़ पौधों और जानवरों के महत्व को दिखाती हो। तो इन सभी मूल्यों में से अगर किसी भी चीज का इनसे संबंध हो तो उस चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाता है। इन्हीं पैमानों के द्वारा किसी स्थान को मापा जाता है कि वो शामिल करने योग्य है या नहीं। तो राजस्थान में कुल कितनी है? 8 हैं, जिसमें से 6 दुर्ग हैं और 2 अन्य हैं। तो अब देखते हैं कि वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। 2013 में राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो वो 6 किले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, गागरोन का किला, झालावाड़, कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद, जैसलमेर का किला, सोनार, आमेर का किला, जयपुर। तो इन 6 किलों को 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है? केले और आम जैसे ही तोड़कर कुंभा को दिए, वह रण में मंत्र गाता हुआ भाग गया। यानी कि कुंभा को जैसे ही केले और आम तोड़कर दिए, वो उनको लेकर कहाँ भाग गया? रण में, मंत्र गाता हुआ। तो इसी से याद रखना। तो इसमें आम से याद रखना आमेर का किला, जैसे से याद रखना जैसलमेर का किला, तौड़ से याद रखना चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभा से याद रखना कुंभलगढ़ का किला, और रण से याद रखना रणथंभौर का किला। ठीक है, और गाता से याद रखना गागरोन का किला। तो ये 6 किले हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य हैं, उनके नाम अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जयपुर। कब शामिल किया गया? 2010 में। जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलीय स्थितियों के अवलोकन के लिए बनाया गया था। सटीक अवलोकन करने के लिए इस साइट में 20 मुख्य उपकरणों का एक सेट स्थापित किया गया था। यह भारतीयों द्वारा मुगल काल में पुनर्जीवित खगोलीय कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इन्हीं कारणों से जंतर मंतर जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 8वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह आगरा और जयपुर के बीच में स्थित है। इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1985 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था।
तो विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान की 8 स्थलों को घोषित किया गया है, जिसमें से 6 दुर्ग थे और एक जंतर मंतर जयपुर और 8वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले किसे घोषित किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर। उसके बाद किसको किया गया? जंतर मंतर जयपुर को 2010 में, और उसके बाद 2013 के अंदर उसके बाद 2013 में राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके। थैंक यू।